Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about outcomes of democracy, chapter 7. Yes dear, इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपको 8 क्वेश्चंस देने वाली हूँ और ये 8 क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे सब क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। और साथ में ये बताना ज़रूरी है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये वीडियो काफ़ी होगा आपके लिए। और अगर आपको प्रीवियस याद है, दैट मीन स्टैंडर्ड 9th में जो आपने डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद है, तो आपको ये भी आपको बहुत एक्स्ट्रा लग रहा होगा, तो आपके लिए उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है स्टैंडर्ड 9th का तो कृपया एक बार देखें। हालांकि मैं 9th के वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चाहो तो देख सकते हो। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं वो रिन्यू करना ज़रूरी है, तो आप देख लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वीडियो काफ़ी होगा आपके लिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ज़्यादा कुछ नहीं होता लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपका ये पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन। और आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर कुछ ईयर्स डाले हुए हैं, 2008, 10 एंड 15। सो डियर, ये आप जानते हो कि ये मैंने इसलिए डाला है कि ये इस एग्ज़ाम्स में आए हैं। और भी कई तरीके से मैं दे सकती थी लेकिन मैंने उतने क्वेश्चंस को नहीं डाला है, एक और मैंने डाल दिया। आप देखो, डेमोक्रेसी इज़ मोर इफेक्टिव दैन इट्स अदर ऑल्टरनेटिव्स जस्टिफाई। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है अपने किसी भी, इसके अलावा अगर किसी भी ऑल्टरनेटिव को हम लाएं तो उसके हिसाब से बहुत ही जो है ये यूज़फुल है। इसकी जगह हो सकता है किसी गवर्नमेंट का नाम दे दिया जाए और किसी गवर्नमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिया जा सकता है कि उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो भी आंसर यही होगा। सो आप आंसर देखना शुरू करो। वैसे मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 मार्क्स में देखे गए हैं, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पॉइंट डाल रही हूँ। सो आप देखो कि और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप स्टैंडर्ड 10 के बच्चे हो, आप आराम से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन को मैं लूँ, ये जो और में मैंने दिया है, तो उसके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए मैं यहाँ क्या रिलेट करूँगी, ये तो सेम ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली रिलेट करने की कोशिश करना, जो कि टीचर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। यस, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि आपके कैसे लिखे हुए आंसर से मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं ये टीचर के माइंडसेट के बारे में बता रही हूँ आपको। अब यहाँ मैं बता दूँ, डेमोक्रेसी जैसे यहाँ अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखने वाले हो, तो डेमोक्रेसी, यस, डेमोक्रेसी इज़ अ मोर इफेक्टिव देन अदर alternatives या other forms of government in these ways, then you have to start these points. So आपका पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स। सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ दी है, डेमोक्रेसी जो है अपने सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। हम जानते हैं डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी ये खासियत है। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पीपल्स आर फ्री टू मेक डिसीजंस। ये जो है आम जनता की डिग्निटी, सम्मान को बढ़ाता है, वो अपनी जगह बना सकता है और वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट कर सकता है। नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी कन्फ्लिक्ट्स आर सॉल्व ईजीली। डेमोक्रेसी में विवाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि कोई कांग्रेस और बीजेपी को ले लो, आपने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस हार गई, तो आप लड़ोगे नहीं बीजेपी के सपोर्टर से या इससे कि वो क्यों जीत गई या बीजेपी क्यों बना रही है, या फिर बीजेपी हार जाए और कांग्रेस जीत जाए तो बीजेपी या बीजेपी के समर्थक लड़ेंगे नहीं, वो मान लेंगे क्योंकि यही है डेमोक्रेसी। तो हो गई ना इजीली। और अगर आपको लग रहा है कि आपने दो ही पार्टी का क्यों नाम लिया, तो बड़ी पार्टी है इसलिए मैंने लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो 750 से भी ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड है, राइट। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलूँ, देयर इज़ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अब रूम का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक कमरे की बात कर रही हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास कि आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। कौन से ऑप्शन की बात कर रही हूँ, तो यस, 5 ईयर्स के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमने जो गवर्नमेंट चुना था वो अगर हमें पसंद नहीं है तो इस बार हम उन्हें हटा दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक हिंट यहाँ मैं दे दूँ, अगर अगर किसी वजह से आप भूल गए हो कि क्या क्या था, तो डियर सिंपली यहाँ मैं बता दूँ कि आप डेमोक्रेसी के मेरिट्स जो है यहाँ डाल दोगे ना, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाने वाला है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is meant by transparency in a democracy. So dear, अगर मैं बताऊं तो ट्रांसपेरेंसी भी एक फीचर है डेमोक्रेसी की, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, जो आपने साइंस में ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? तो सिंपली यहाँ भी फिर मैंने ऐड नहीं किया है, वो आप देखना कि कैसे ऐड करते हो, सो दैट कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा यूज़फुल आपके हिसाब से हो जाए। यहाँ पर मैं दे रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, इन पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंसी इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल एंड फाइटिंग करप्शन। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो होल्ड करते हैं वो पद को, जो उस पद पर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और करप्शन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पुट करूँ, सपोज दैट कोई घटना होती है तो आप देखते हो ना न्यूज़पेपर में तुरंत ही आता है कि ये घटना हुई, पुलिस में रजिस्टर्ड हुआ, और रजिस्टर होने के बाद उन्होंने क्या स्टेप उठाया, उन्होंने क्या काम किया। ऐसा नहीं कि हो गया उसके बाद फिर भूल गए, नहीं। वो आए दिन आप देखो, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो पल पल की खबर आपको देती है। प्रिंट मीडिया का ज़माना अलग था, जब आज जो घटना हुई उसकी जानकारी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलने वाली है, वो आज के न्यूज़पेपर में नहीं मिलने वाली। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो पल पल की खबर देनी आपको शुरू कर दी है। तो वो क्या है? दैट मीन वो ट्रांसपेरेंसी तो है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर के क्या रिजल्ट बाहर आ रहे हैं, एक एक पल की खबर। अभी एक बड़ी जो घटना चल रही है, सुशांत हत्या और मर्डर जो भी है, इस दौरान आप देखते हो ना कि कैसे सीबीआई ने ये किया, तो ईडी ने ये किया, तो एक एक रिपोर्ट आपके न्यूज़ चैनल्स पर आ रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी ही तो है। योर नेक्स्ट पॉइंट, when a government's meeting are open to press and the public। आप ये देख लो कि गवर्नमेंट भी अगर कुछ काम कर रही होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो वो भी पब्लिक और प्रेस के लिए ओपन होता है। वहाँ भी प्रेस के लोग मौजूद होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, नहीं किया। तो ये ट्रांसपेरेंसी का ही तो एग्जाम्पल है, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता एकदम। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं आपको, इट्स बजट्स मे बी रिव्यूड बाय एनीवन। जब बजट आता है सरकार का तो वो हर किसी के लिए ओपन होता है, जब चाहे आप उसे देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इट्स लॉ एंड डिसीजंस आर ओपन टू डिस्कशंस, इट इज सीन एज ट्रांसपेरेंट। यहाँ छूट गया है, ट्रांसपेरेंट आप डाल लो। ओके डियर, यहाँ मैंने डाल दिया ट्रांसपेरेंट। अब मैं आगे चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे फिर मैंने 2 बार आउटकम्स डाल दिया है। ये क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं चलूँ कि कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, तो आप कर लो कि दीज आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आउटकम्स आपके सामने दे रही हूँ, कौन कौन से आउटकम होंगे, क्या निकल कर आएगा बाहर। इनफैक्ट यही आपके चैप्टर का नाम है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसे दे दिया है कि क्या निकलेगा अगर डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री में, तो रिजल्ट क्या होगा? क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, रिजल्ट निकलेगा कि गवर्नमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो क्या काम करेगी? जनता की आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही होगी। वो नेक्स्ट काम कर रही होगी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट अमंग सिटीजन्स। वो जो इनइक्वालिटी है सिटीजन्स के बीच में, उसे रिड्यूस कर रही होगी, कन्फ्लिक्ट को कम कर रही होगी, तो ये उसका बड़ा काम होगा। फाइनली, फ्रीडम एंड डिग्निटी विल बी डिस्कस्ड with respect to economic outcome of democracy। यस, ये बड़ी बात है कि लास्टली क्या देखती है कि जनता की आज़ादी, डिग्निटी जो डिस्कस की जाएगी इकोनॉमिक आउटकम्स के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे होगे, दैट मीन जब रीड कर रहे होगे, तो आपको लगेगा कि एक एक टॉपिक पर, यहाँ जो मैं क्वेश्चन आपको फॉर्म कर रही हूँ, आप वैसे ही समझो कि चैप्टर के टॉप में जो टॉपिक है उसी को मैं यहाँ फॉर्म कर रही हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ रहा है आपसे कि कौन से इकोनॉमिक आउटकम्स होंगे, क्या निकलेगा जहाँ डेमोक्रेसी होगी। तो ऑब्वियस है ये आउटकम्स निकलेंगे, दीज आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला आउटकम क्या होता है? इट हेल्प इन इराडिक्शंस। ये वर्ड मैंने रहने दिया, हालांकि ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, कंप्लीटली एलिमिनेट करना किसी चीज़ को हम बोलते हैं इराडिक्शन। It helps in eradications of various programs and policies that are not beneficial for the people of the country।
अगर कोई ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी गवर्नमेंट ने बनाया, सपोज दैट प्रीवियस गवर्नमेंट कोई और थी, अभी कोई और बन गया, तो प्रीवियस ने अगर कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जो कि उन्हें लगता है कि बहुत बेनिफिशियल नहीं है, तो उसे बदले भी जा सकते हैं, कंप्लीटली हटाए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी इज़ नॉट एज हाई एज डिक्टेटरशिप। ये इस लाइन को आप ध्यान से याद कर लेना, जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि स्टैंडर्ड 9 के उस चैप्टर को आप देख लेना। हालांकि उस वीडियो में मैंने इसे बहुत एक्सप्लेन किया, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। ये लाइन ज़रूरी है। देखा ये गया है कि जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वो कहाँ ज़्यादा होते हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। क्यों का जवाब यही है कि वहाँ ईजिली एक आदमी के हाथ में सारे डिसीजंस होते हैं, बट डेमोक्रेसी में एक आदमी के हाथ में डिसीजन नहीं होते, बहुत सारे सलाह मशविरा के बाद फिर किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, जो मैंने डेमोक्रेसी के डीमेरिट में कराया है आपको स्टैंडर्ड 9th में। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रही थी कि हालांकि ये देखा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती हैं वो डेमोक्रेसीज़ में वो उतनी ऊंची नहीं होती है, इज़ नॉट एज हाई एज डिक्टेटरशिप, हाउएवर इट डज हेल्प इन रिडक्शन। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये रिडक्शन में कमी ज़रूर करता है। किसी भी तरह की अगर ऐसी चीज़ हो रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने साथ में थोड़ा सा ऐड किया है कि ये क्या चीज़ में मौका देता है, तो इट डज़ हेल्प इन रिडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इन अ कंट्री। आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं, यहाँ मैंने एक साथ ही डाल दिया है। सो यहाँ से आप नेक्स्ट पॉइंट आप डेवलप कर सकते हैं। इट डज़ हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इन अ कंट्री। डिस्पैरिटीज़ मतलब असमानता, जो आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ असमानता है, उसे भी रिड्यूस करती है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे रिड्यूस करती है, तो यही तो है टैक्स की जो आप टैक्स भरते हो उसकी थेरेपी है क्या। आप देखते हो ना कि भाई एक दायरा बनाया गया है कि अगर कोई आदमी सालाना 3 लाख 2.5 लाख कमाता है, तो उससे अगर उतना ही कमाता है तो उसे टैक्स नहीं भरना, पर उससे ज़्यादा कमाता है तो उसे टैक्स भरना है। फिर टैक्स के दायरे अलग अलग हैं कि कितना अर्न करने पर कितना परसेंट आपको टैक्स फीड करना है। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े दायरे में आते हैं उनका टैक्स का परसेंट भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये तो यही है ना कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है, आर्थिक असमानता जो है, उसे रिड्यूस करने की ये कोशिश करता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट आर द सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ऐसा लग रहा है ना सारे आउटकम्स ही हैं, यस इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ है। तो सामाजिक रूप से क्या आउटकम निकल कर आता है बाहर, तो ये आउटकम निकलते हैं सामाजिक रूप से। सोशल आउटकम्स जो होते हैं डेमोक्रेसी के, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ब्रैकेट में मैंने डाल दिया अगर लेजिटिमेट के लिए आपको प्रॉब्लम हो। कन्फर्मिंग द लॉ और टू रूल्स, यस। अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव यानी कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं आप जो है सिटीजन्स के डिमांड के ऊपर, सिटीजन्स के राइट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। और लेजिटिमेट दैट मीन एकदम आप कंफर्म करते हो कि आप लॉ के मुताबिक, रूल के मुताबिक ही गवर्नमेंट रन कर रहे हो। तो ये है सोशल आउटकम। सबसे पहली बात, यानी समाज में रहने वाले हर किसी आदमी को ये लगता है कि नहीं ये तो सही है, रूल्स के हिसाब से हो रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि ये ट्रांसपेरेंसी, और मैंने प्रूव किया कि कैसे ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट है, इट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। ये जिम्मेदार होता है किसके लिए, सोशल आउटकम का ये बड़ा है कि भाई सामाजिक रूप से ये समाज में ये जिम्मेदार होता है सिटीजन्स के लिए। किसी भी तरह की चीज़ होती है तो सिटीजन्स के प्रति इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करता है जो सिटीजन्स की नीड्स, ज़रूरत, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है उनके प्रति। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन अपेरेंटली बी लेस इफेक्टिव देन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये बताना ज़रूरी है कि ठीक है, हम कितनी भी तारीफ़ कर लें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खामी नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई खामी नहीं है। सबसे बड़ी खामी तो यही है कि ये जो है लेस एफिशिएंट है। अभी मैंने ऊपर बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उतना डेवलपमेंट नहीं होता जितना नॉन डेमोक्रेटिक में हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ मैंने बता दिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ी कम इफेक्टिव होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो तानाशाह होती हैं। कई एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं डिक्टेटरशिप के, और हिस्ट्री में आपने हिटलर का एग्जाम्पल पढ़ा है। सो आगे चलें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत छोटा सा है, और मैं बता दूं मैंने 1 मार्क्स के हिसाब से दिया है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप 9th को डेफिनेटली देखो। और वजह मैं बता दूं, मैं यहाँ भी डाल सकती थी बड़े क्वेश्चन के तौर पे, बट मेरा ये मानना था कि आप थोड़ा सा मेहनत खुद कर लो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बार बार उसको रिपीट करने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया। पर मैं इससे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट कर दिया है। आप देखो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने अभी ऊपर ही बताया कि डेमोक्रेसी के एडवांटेज हैं। इसका मतलब क्या है, फीचर्स में हालांकि दोनों चीज़ शामिल हो जाती हैं, डिमेरिट भी बाद में ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आप क्वेश्चन के नंबर को देख लो कि क्वेश्चन का मार्क्स कितना ज़्यादा बड़ा है। तो अभी यहाँ मैं बता दूँ सिंपली मेन फीचर क्या होता है। तो पहले तो थोड़ा सा बता दूँ और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। डेमोक्रेसी हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो क्या होती है, आप इसे भी अगर पॉइंट में डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट चूंकि 1 मार्क्स के हिसाब से दिया था इसलिए मैंने पॉइंट नहीं डाला, बट मैं बता देती हूँ कि कैसे आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। डेमोक्रेसी में जो एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान के मुताबिक आप काम करते हो। उसके बाद यहाँ से आप सेकेंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, दे होल्ड इलेक्शंस। इसमें और डाल सकती थी दे होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यही ना खासियत है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगे और वो भी रेगुलर इंटरवल पर होंगे। तो ये हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है। एक सिर्फ मैंने इतना डाला है कि हैव पॉलिटिकल पार्टीज, इसके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, नॉट पार्टी। और इसके लिए मैंने क्या बताया है कि डेमोक्रेसी में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये डाल दिया। एंड गारंटीज द राइट टू द सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट को आपने बताया, पढ़ा है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट नेसेसरी हैं। सो डियर, यहाँ तो मैंने बस छोटे से फॉर्म में दिया है, बट इस उम्मीद पे कि आप जानते हो। और अगर आपको लगता है और ज़्यादा आपको जानना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके 9th के वीडियो को चेक कर लो, वहाँ मैंने इसे डिटेलिंग दी है। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत छोटा सा है बट ज़रूरी है। मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अभी बहुत तारीफ कर ली कि डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छा है, ये है वो है, पर साथ में हमने ये भी देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। बट सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, कुछ और फैक्टर भी काफ़ी होते हैं। तो ये कौन से फैक्टर हैं देख लो। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री आर पॉपुलेशन, पहला फैक्टर। उसका साइज़, यानी जो भी है पॉपुलेशन का साइज़ हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स, किस तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं आपकी कंट्री में। रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़, ऐसा नहीं कि आपके पास खूब सारे रिसोर्स हैं पर दूसरी कंट्री से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो भी आप ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है क्यों, तो मैं बता दूं, अगर दूसरी कंट्री से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री हर चीज़ में बहुत आगे है। कई बार हम दूसरी कंट्री से उनके जो है स्किल लेते हैं, उनके कुछ आइडियाज़ मांगते हैं, तो बहुत सारे कुछ टेक्नोलॉजीज़ को हम उनसे ख़रीदते हैं। तो जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे तभी तो आपको कोई देगा। जैसे आपको हमारे देश को रशिया आसानी से सब चीज़ दे देता है, क्या चाइना भी देगा क्या? क्योंकि हमारे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं। अच्छे होते तो उनके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते थे। ये अलग बात है कि वो दे या ना दे, तो नहीं कब देगा, जब उसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान को तो देता है, तो पाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते अच्छे हैं, राइट। तो इस तरह से रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ भी मैटर करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है ग्लोबल सिचुएशन। सिचुएशन पूरी दुनिया में कैसी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में सिचुएशन ख़राब है ना तो आप डेवलप नहीं हो सकते, आपकी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो ग्लोबल सिचुएशन भी मैटर करती है। नेक्स्ट है जोग्राफिक पोजीशन, बहुत ज़रूरी है, किस लोकेशन में आप हैं। अब अगर लेह और लद्दाख में ही हैं तो वहाँ पर तो डेवलपमेंट कठिन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर डेवलप नहीं है।
तो ये जोग्राफिकल पोजीशन बहुत ज़रूरी है कि किस लोकेशन में है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ज़रूरी है। ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कैसी आर्थिक पॉलिसी बनाती है, उसके ऊपर भी आपके देश का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आपको वहाँ मैंने क्या पढ़ाया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट डेवलप करती है ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें आप अपनी कंट्री में, और इससे उनकी कंट्री का, उनके स्टेट का डेवलपमेंट हो, वहाँ लोगों के पास जो है जॉब बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इसके लिए बहुत से फीचर्स हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ याद दिला दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो मैटर करती है आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड योर नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और ये है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्री। सी, डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा कौन सा चैलेंज फेस किया जाता है, और यही मैं बता दूं, यहाँ मैंने डेमोक्रेटिक कंट्री डाला है तो दो चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ। इसे मैं हालांकि जो नॉर्मल चैलेंज है वो 3 चैलेंज हम इसे कहते हैं। एक तो होता है फाउंडेशन का चैलेंज, दूसरा होता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, और तीसरा चैलेंज जो होता है वो आप देख लो। क्वेश्चन का साइज़ आपको लग रहा है बड़ा है, तो यस बड़ा है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में मैंने बहुत से क्वेश्चंस के हिंट डाले हैं। सो डियर, मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया अभी, ये चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन और चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है उन जगहों पे होती है जहाँ ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, फाउंडेशन चैलेंज, तो इसका मतलब है नींव, यानी जहाँ ऑलरेडी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी लानी है, तो ये चैलेंज है। ऑफ कोर्स वैसी कंट्री कह सकते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी आई ही ना हो, या फिर डेमोक्रेसी हो पर किसी वजह से हट गई हो और फिर से डेमोक्रेसी लानी हो। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, जब उनके यहाँ परवेज़ मुशर्रफ जो मिलिट्री हेड थे और उन्होंने उनकी चुनी हुई सरकार नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर वहाँ पर अपनी जो एक मिलिट्री रूल को स्थापित कर लिया था और बाद में फिर से वहाँ डेमोक्रेसी आई थी। तो वैसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि फाउंडेशन का चैलेंज हो जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी की नींव डालेंगे। तो इसलिए अब इन 3 पॉइंट को एक एक करके चेक कर लें और वीडियो को एंड करें। सो फाउंडेशन का चैलेंज का मतलब क्या होता है, तो इट रिलेट्स टू द मेकिंग द ट्रांजिशंस टू द डेमोक्रेसी। इसको हम सिंपली रिलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन, एकदम परिवर्तन डेमोक्रेसी में, यानी कि वैसे जगह में परिवर्तन करेंगे ना जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, नींव डालनी पड़ेगी वहाँ। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, यानी सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके पास क्या होगा कि वहाँ पर ब्रिंगिंग डाउन, यानी उसे गिरा देना होगा जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, वजूद में है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। और फिर किसे हम दूर रखेंगे, कीपिंग अवे मिलिट्री फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। मिलिट्री को ये से इसे आप पॉइंट में जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पॉइंट में नहीं बनाया है, बट जितने यहाँ से मैं ये कर रही हूँ ना, तो इसे आप एक बार मैं बता देती हूँ कि इसका पॉइंट कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ से आप जनरेट करोगे कि इन्वॉल्व कर, इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्या स्टेप उठाना होगा फाउंडेशन के लिए, व्हाट आर द स्टेप शुड बी टेकन। तो ये स्टेप, पहला स्टेप कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसे हटाना होगा। दूसरा पॉइंट ये आप बना लेना, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम द कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। यहाँ तक सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका कि मिलिट्री को दूर रखना तो कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल ना करे। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा एस्टैब्लिशिंग अ सोवरियन एंड फंक्शनल स्टेट, यानी स्थापित करना एक स्टेट, एक फंक्शनल स्टेट, और वहाँ पर सोवरियन यानी पूर्ण रूप से आज़ादी वाली स्थिति को स्थापित करना होगा। तब पड़ेगा फाउंडेशन, यानी अगर जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ फाउंडेशन का चैलेंज होगा, और उन चैलेंज से हम कैसे निपटेंगे, तो यहाँ भी ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको ले चलूँ, जो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 2 चैलेंज जो है वो वहाँ आती है जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पॉइंट क्या कहता है कि एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, पहले वो सुन लें। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन को एक बार मैं समझा दूंगी अगर आप नहीं समझे हैं तो। यहाँ पर है
कि अप्लाई करना बेसिक प्रिंसिपल्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हैं पूरे देश में, पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो अलग अलग सोशल ग्रुप है वहाँ तक ये डेमोक्रेसी पहुँचे, उनके दिमाग में पहुँचे, उनकी मानसिकता में पहुँचे, और वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश के अंदर, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में पहुँचे। अब मैं ऐसे समझाऊँ यहाँ वेरियस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा एग्जांपल, अगर कोई हिंदू कॉलेज है और कोई मुस्लिम कॉलेज है, अगर कोई हिंदू कॉलेज है वो किसी मुस्लिम को वहाँ एडमिशन नहीं दे रहा है, तो वो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर लाना होगा, हर एक जगह पे आएगा। और अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहाँ हिंदू को एडमिशन नहीं मिल रहा, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ भी इन्हें ये रूल को फॉलो करना होता है। ओपनली तो हमारे देश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, किसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत है। अगर ये साबित हो जाता है तो हो सकता है कि वैसे इंस्टीट्यूट्स को बंद भी कर दिया जाए। तो ये है। अब यहाँ मैं पॉइंट दे रही हूँ कि कैसे जो है इस चैलेंज से आप निपटेंगे। तो ये इसलिए मैंने यहाँ आप देखो ब्रैकेट में डाला है, दैट मीन ये ब्रैकेट में मैंने क्यों डाला है डियर, अगर सिर्फ कौन से 3 चैलेंज है तब तो सिर्फ वो 3 पॉइंट बता के निकल जाओगे जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको पूछता है कि कैसे, इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने यहाँ जो आपको पॉइंट बताया ना, ये जो डीपनिंग फाउंडेशन का चैलेंज ही बताया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको तब देने की ज़रूरत है अगर आपसे कोई क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि कैसे आप फाउंडेशन के चैलेंज से निपटेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये है। वैसे ही अगर आपको सिर्फ एक साथ सिर्फ कौन कौन से चैलेंज है, तो सिर्फ 3 चैलेंज के बारे में बातें करनी है और आपका आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक चीज़ के लिए पूछ दिया जाए कि कैसे आप एक्सपेंशन के चैलेंज से निपटेंगे, कौन से स्टेप उठाएंगे, तो ये ब्रैकेट में जो डाला ये स्टेप आप उठाएंगे। ओके, इसमें कौन सी चीज़ मैंने डाली है, टू इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ये है आपका लोकल गवर्नमेंट। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ आप सिंपली लोकल गवर्नमेंट के पास पावर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जैसे कि हमारे देश में है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में जैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड विलेज में पंचायत आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस, यानी बढ़ाइए, एक्सटेंशन दीजिए जितने भी फेडरल प्रिंसिपल्स हैं। डियर, फेडरलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया है, फेडरलिज्म में क्या पढ़ा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर छोटे छोटे यूनिट में डिवीज़न। तो वही है यहाँ पर, जितने भी प्रिंसिपल्स रूल्स हैं, वो जितने भी पार्ट हैं आपकी कंट्री में, जितना भी स्टेट और स्टेट के इंटरनल जितने भी पार्ट हैं, दैट मीन जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ तक जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आप फैलाइए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैसे आपका ये चैलेंज दूर होगा, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी शामिल कीजिए, इंक्लूड कीजिए महिलाओं को भी, और जो माइनॉरिटी ग्रुप है दैट मीन जिनकी संख्या आपके देश में कम है उनको भी शुमार कीजिए, उनको भी अधिकार दीजिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो है, बहुत जगह महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, स्पेशली जैसे पंचायत के चुनाव में तो महिलाओं को आरक्षण मिला है, दैट मीन लोकल चुनाव में, और साथ साथ माइनॉरिटी के लिए भी चुनाव में आरक्षण की का प्रावधान है। जैसे मैंने आपको दिया है ना, माइनॉरिटी इन द सेंस ऑफ ST SCs के लिए मैंने आपको बताया है ना, रिजर्वेशन वाली चीज़, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, तो शामिल करने के लिए ये प्रयास तो हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है, आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एंड US फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। हमारे देश में जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, स्पेशली इंडिया और US जैसे कंट्री में, तो वहाँ पर ये चैलेंज है, दैट मीन हमारे देश में ये चैलेंज अभी है। हम बहुत दूर बढ़े हैं लेकिन अभी भी इससे ओवरकम होना बाकी है, दैट मीन इन चीज़ों पे और प्रॉपरली काम किया जाना बाकी है। ठीक है, योर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी 3 चैलेंजेस में ये लास्ट चैलेंज है कि और गहराए डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली और गहराए दैट मीन ऑलरेडी यहाँ पर जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहीं तो हम गहराने की बात करेंगे। तो ये चैलेंज क्या कहता है, दिस चैलेंज इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन सिंपल सी चीज़ है, ये चैलेंज वहाँ होता है जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देने की बात है, मजबूती देने की बात है, और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको और भी ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये चैलेंज होता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे आप चैलेंज से निपटोगे, जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का जो चैलेंज अगर है आपकी कंट्री में या किसी
कंट्री में, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे कि ये चैलेंज खत्म हो जाएगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फिर से मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है, इट मीन्स strengthening those institutions that help people's participation and control in the government। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि किसको मजबूती देंगे, तो वैसे इंस्टीट्यूशन को मजबूती देंगे, उन पर ज़्यादा काम करेंगे जो मदद कर सके जनता के पार्टिसिपेशन में। यानी जनता पार्टिसिपेट करने आए और साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल इन द गवर्नमेंट, और वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी हो, तभी तो वो बार बार कहेंगी कि भाई जनता के पास इन चीज़ों को फैलाया जाए। वैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते हो, मैगजीन्स में प्रिंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत सारे चीज़ होते हैं कि भाई वोट देना ज़रूरी है, वोट का सदुपयोग कीजिए। तो ये क्या है, ये मजबूती करने की ही तो बात है। जनता को, सिटीजन्स को अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि ये रिकॉर्ड कहता है कि जितने लोग का वोटर लिस्ट में नाम होता है, उनमें से सिर्फ 60% लोग ही वोट देने जाते हैं। दैट मीन वो 40% लोगों को भी अट्रैक्ट करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट एम्स एट ब्रिंगिंग डाउन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंटल डिसीजंस। जो बड़ी बात है, ये डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लानी है, तो उसका दूसरा चैलेंज है, जो दूसरा ज़बरदस्त वर्क करना होगा कि उन सब के कंट्रोल को डाउन करना होगा, ब्रिंगिंग डाउन करना होगा, उन सब के प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को घटाना होगा। किसको नीचे लाना होगा, तो रिच और पावरफुल पीपल को, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिसीजन को प्रभावित करते हैं। तो सिंपली ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को घटाने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, दैट मीन ये सारे वर्क कर लेते हैं, तो ये जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो, इससे आगे मैं नहीं जा रही हूँ। हालांकि मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, लेकिन मैं अभी आपको दे नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस चैप्टर के लिए मुझे और कुछ भी आपको देने की ज़रूरत है। उन सबको जो है एक सारांश के तौर पे मैंने इसमें डाल दिया है। और आप डेफिनेटली 9th के चैप्टर्स को पढ़ लो, अगर आपको याद नहीं है। अगर आपको याद है तो ज़रूरत नहीं है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिंक मैं दे दूँगी, और लिंक आप चेक कर लेना। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन पर भी क्वेश्चन दे दूँगी आपको। बट मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है समझ के पढ़ने वालों के लिए, रट्टा मार के लिए नहीं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे डियर, टेक केयर।